नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिया हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ फाइनेंशियल टिप्स जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए डेली रूटीन लाइफ में आपको फॉलो करनी चाहिए, ताकि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा फाइनेंशियल पर्पस अपना अचीव कर सकते हो और अपने जो फाइनेंशियल गोल है उसको भी आप अचीव कर सकते हो और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल स्केर्सिटी आपको कोई लाइफ में फेस नहीं करनी पड़े, वैसी कोई सिचुएशन नहीं आए। उसके लिए आपको कुछ जो टिप्स हैं जो मैं आगे वीडियो में ये शेयर करूँगा वो आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। फर्स्ट है अर्ली स्टेज है। अगर आप 20 और 30 की लाइफ जो ब्रैकेट है उसमें अगर आप हो, वो एज ब्रैकेट में हो, तो फिर आपको अभी यहाँ पे आज के डेट में आपको स्किल सेट पे अपनी जो स्किल सेट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अर्ली स्टेज पे ऐसा नहीं कि मनी आप अर्न कर लो, जितना भी मनी अर्न करने के पीछे भागोगे अर्ली एज में तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपना फाइनेंशियल ये अचीव नहीं कर सकते हो। अर्ली एज में आपको फोकस करना चाहिए अपने स्किल सेट के इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसके लिए आपको जो कोर्सेज जॉइन करने हैं या आपको अपने स्टडी इम्प्रूवमेंट करना है या आपका जो वीक एरिया है वो वाला एरिया में फोकस करेंगे और अपना इन्वेस्ट जो ट्रेनिंग है, लर्निंग है, उसमें अगर फोकस करेंगे और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अच्छी यूनिवर्सिटी से या अच्छा कोर्सेज ज्वाइन करके आप अचीव कर लोगे तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये आपका अच्छा फाइनेंस रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट, ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आप अगर कोई कोर्स करते हो तो जो फीस है वो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको जॉब है या आपका बिजनेस है या फ्रीलांसर है उसमें अच्छा आपको रिटर्न अर्न करके दे सकता है। तो दैट इज़ ए फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप जो है वो अर्ली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जितनी भी एज जो है आपकी, जो भी एज है, जितनी अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लोगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा। उसका मेन रीज़न है कंपाउंडिंग, क्योंकि आप अर्ली एज में इन्वेस्ट करोगे तो आपका कॉर्पस है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, और लॉन्ग टर्म कॉर्पस रहने से जो कंपाउंडिंग जो होता है उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे तो ही वो बेनिफिट मिलता है। तो जितना अर्ली एज में आप इन्वेस्ट, आज अगर आपकी सैलरी 50,000 है या 1 लाख रुपीज़ है तो उसमें आप टारगेट रखो कि 10%, मतलब 50,000 का 10%, 5,000 या 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज़ आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना ही है। वो कोई भी मेथड हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट का आपका ऑप्शन है उसमें आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना ही है, तो वो लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग है उसका आप बेनिफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड जो इन्वेस्टमेंट की जो टिप्स है, फाइनेंशियल टिप, वो है राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए। राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम लोग बोलेंगे जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास। स्टॉक मार्केट है, प्लस आपके पास गोल्ड है, या फिर रियल एस्टेट है, या फिक्स डिपॉजिट है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स या जो भी है। तो वो वाले चीज़ अगर ऑप्शंस आपके पास वेरियस ऑप्शंस रहते हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन, और ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन में ही आप पूरा 100% इन्वेस्ट कर दो, तो आप अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करोगे और अपने गोल या अपने टारगेट के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में मैं बोल रहा हूँ 15 to 16% का डेफिनेटली इनकम अर्न करके दे सकते हैं। क्योंकि काफ़ी जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ तो ये लॉस हो गया, वहाँ से वो लॉस हो गया, तो वो वैसी बातों में आप आ जाओगे और स्टॉक मार्केट को पूरा ही अवॉइड करोगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए करेक्ट। तो उसको आपको फॉलो करके डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहोगे तो डेफिनेटली आपको 15 to 16% स्टॉक मार्केट रिटर्न जनरेट करके दे ही सकता है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। आपको परचेस किया और कल लॉस हो गया और आपने बेच दिया तो फिर ऐसे लॉस करते रहोगे और बेचते रहोगे तो लॉस ही होता रहेगा। कभी भी आप स्टॉक मार्केट से रिटर्न अर्न नहीं कर सकते। तो आपको स्टॉक मार्केट से अगर रिटर्न अर्न करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तो ही आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो प्लस माइनस होके लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली 15 to 16% जो मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अर्न करके दे सकता है। मगर वहाँ पे भी 100% ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है। सेकेंड ऑप्शन होता है एफडी, जो आपको नॉर्मली पता है कि 6-7% या 8% मैक्सिमम
आपको रिटर्न अर्न करके दे सकता है। गोल्ड है तो गोल्ड भी आप देखोगे तो ओवर पीडब्ल्यू 9 to 10% का ही आपको रिटर्न अर्न करके दे सकता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट आज की डेट में काफ़ी, हालांकि रियल एस्टेट में कॉर्पस, बड़ा कॉर्पस चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि छोटे कॉर्पस से आप इनिशियल जो अगर यंग एज में 20-20 की एज में आपके पास कुछ कॉर्पस नहीं है तो रियल एस्टेट अभी नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। मगर अगर आप रियल एस्टेट भी अगर आपके पास कॉर्पस है तो वो भी 10 to 11% का रिटर्न डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अर्न करके दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल टिप्स है वो है आपको इमरजेंसी फंड, जिसको हम बोलेंगे, मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था इमरजेंसी फंड में फंड कितना रखना चाहिए, तो वो वाला जो है इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए आपके पास, ताकि आपके कुछ अगर अनफोर्सिन कुछ सिचुएशन आ जाए और आप इमीडिएटली फाइनेंशियल का रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाए तो उसको मिटिगेट करने के लिए आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना पड़े, वो पर्पज़ के लिए आपको इमरजेंसी फंड कुछ रखना चाहिए। और उसको जो लिक्विड एसेट होती है वहाँ पे भी पार्क करके रखना चाहिए, ताकि आपको जब इमरजेंसी में फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट हो तो आप इजीली वहाँ से विड्रॉ कर सकें, और वो विड्रॉल का आपको फिर आप अपना इमरजेंसी सिचुएशन को मीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है 50, 30 और 20, मतलब आपकी जो टोटल, अगर मैं बात करूँ 1 लाख रुपीज़ के आपका अगर नेट इनकम है, आपकी सैलरी इनकम है या वॉट एवर इनकम है, उसका 50% मतलब 50,000 है वो अपनी नीड के लिए आपको स्पेंड करना चाहिए। नीड मतलब कि आपकी रेंट जो आप प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट दे सकते हो, या आपने जो भी डेली जो आपका फूड है, जो आपकी जो मिनिमम जो बेसिक नीड है उसके लिए आपको 50% मतलब 50,000 जो है वो आपको पार्क कर रखना चाहिए, तो 50,000 वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। 30,000 है वो आपकी वांट हो गए। वांट मतलब कि आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यंग एज हो तो आपको कुछ कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, फिर आपको कुछ अगर आपके कुछ लैपटॉप लेना है, आपको कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, वैसा वाला चीज़ हो गया, वो आपकी वांट हो गई। और बैलेंस जो 20% है उसको आपको इन्वेस्ट करना है, या आपकी कुछ जो लग्जरी जो कुछ आपकी नीड्स है या लग्जरी जो आपको अगर कुछ है नीड्स, तो वो उसको मिटिगेट करने के लिए 20%। तो वैसा आपको टोटल जो अपनी इनकम होती है उसको वैसे डिवाइड करके आप अपना फाइनेंशियल वैसे ही मैनेज करिएगा, ताकि आप 1 लाख कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो या 2 लाख कमा रहे हो, उसका जो भी रेशियो है 50, 30, 20% का जो रेशियो है वो वाला रेशियो आप सभी के लिए फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। फिर मैक्सिमम लोन जो होते, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो लोन का EMI कितना रखना चाहिए, वो भी उसके लिए भी एक थंब रूल है, तो वो है 50% ऑफ योर टेक होम सैलरी, या टेक होम आपकी जो इनकम है, जो आप नेट जो अर्न कर रहे हो आपके बैंक अकाउंट में, वो समझो 1 लाख रुपीज़ है, तो आप अगर लोन ले रहे हो तो 1 लाख का 50% मतलब कि 50,000 तक का EMI है, उतना ही लोन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपीज़ आपकी सैलरी हो और आपका EMI 80,000 है, तो फिर बैलेंस 20,000 आप अपनी जो डेली रूटीन जो आपकी जो नीड है या आपकी रूटीन जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसको आप मिटिगेट कर ही नहीं पाओगे। तो और अगर आपको और कंजर्वेटिव जाना है तो मैं तो आपको बोलूँगा कि 1/3% मतलब कि 1 लाख का अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें 33,000 होता है, तो 33,000 से 35,000 का अगर आपका EMI है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, दैट इज़ ए सफिशिएंट लोन अमाउंट। तो ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी लोन लेके आप बैठे रहो और फिर बड़ी लोन के लिए EMI भी, क्योंकि EMI इनिशियल स्टेज में काफ़ी सारा इंटरेस्ट रहता है, और इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पे करते जाओ काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, आप लोन का इंटरेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो काफ़ी सारा पे करना पड़ सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको मैक्सिमम 33% जो है उतना ही आपको 33% ऑफ योर टेक होम सैलरी या टेक होम इनकम जो आपकी है उसका 33% आपका EMI का वैल्यू होना चाहिए। तो ये जो है वो भी आपको वो हिसाब से लोन का फॉलो करना चाहिए। फिर आप कार का, अगर आपको बजट है, अगर आपके पास आपके कार परचेस करना है तो कार का एक बजट होता है, तो वो बजट है आपकी जो इनकम है
उसका 6 मंथ ऑफ इनकम, फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख रुपीज़ की आपकी इनकम है, तो 1 लाख इंटू 6 मतलब कि 6 लाख तक की ही कार लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख की इनकम है और आप 10 लाख की या फिर 12 लाख की आप कार ले ली, तो 12 लाख की कार की लेने के लिए एक तो आपको कॉर्पस चाहिए, और वो अगर कॉर्पस आपके पास नहीं है तो लोन लेनी पड़ेगी, और लोन का जो ईएमआई होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कार परचेस करने से दैट इज ए एक्सपेंस ओनली, उसमें कुछ आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ इनकम या कुछ अर्न तो नहीं कर पाओगे। तो वो वाला चीज़ को देखते हुए अगर आपको कार के रिक्वायरमेंट है तो कार इक्विवेलेंट टू 6 मंथ ऑफ योर इनकम, उतनी की वैल्यू की ही कार आपको लेनी चाहिए, वही अफोर्ड करनी चाहिए, ताकि आपको मेंटेनेंस है और अदर जो चार्जेस है, रनिंग चार्जेस, वो आप सफिशेंटली मिटिगेट कर सको और आपको कुछ पर्पस का प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जो है ये भी आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लास्ट जो टिप है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कि आपको डेफिनेटली आपका इंश्योरेंस होना ही चाहिए। इसमें भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी यंगस्टर है उसको तो मैंडेटरी इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस ऐसा चीज़ हो गया जो आपको यंग एज में अगर आपको कुछ एक्सीडेंटली या कोई भी रीज़न से आप को कुछ भी प्रॉब्लम हो सके तो उसके लिए आप इंश्योरेंस से डेफिनेटली क्लेम कर सके और वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इंश्योरेंस होता है, उसमें भी जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आपको इंश्योरेंस को ऑलवेज इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको सेपरेटली जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है उसको ही लेना चाहिए, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वही बेस्ट इंश्योरेंस ऑप्शन है। बाकी एंडोमेंट पॉलिसी होती है जो फ्यूचर में आपको रिटर्न दे सकते हैं और वो रिटर्न ज़्यादा नहीं होते, और इंश्योरेंस में मैंने देखा हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 to 6% का ही इन्वेस्टमेंट का जो एंडोमेंट पॉलिसी उसमें रिटर्न मिलता है। 5% 6% में मैं ज़्यादा बोल दिया, हालांकि देखोगे तो 4 to 5% का ही उसको रिटर्न होता है। तो उतना बड़ा इन्वेस्टेड रहोगे और 4 to 5% इन्वेस्टमेंट का इनकम आप जनरेट करोगे। वैसे इंश्योरेंस को कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको मैं एडवाइस करूँगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लो, जो भी आपके जो बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या कोई भी जो भी है उसके वहाँ पे जाके और उसका जो भी आपका कैलकुलेशन के हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस लेके रख दोगे तो आपका कोई अनफोर्सिन कंडीशन हो गई तो उसको आप डेफिनेटली मीट कर सकते हो। तो ये कुछ थी फाइनेंशियल टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। इसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने फाइनेंशियल गोल है उसको मिटिगेट कर सकते हो और आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन का फेस नहीं करना पड़े। तो ये चीज़ को आप जरूर अपने डेली रूटीन लाइफ में अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए फॉलो करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर टिप्स। थैंक यू।